तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस बुक है चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। ठीक है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा बट कोई टेंशन नहीं है। ये नोट्स पढ़कर तुम 95% बना सकते हो। ठीक है, 95% समझ रहे हो ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखो, सबसे पहले धातु। तो धातु क्या है? तो धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। ठीक है, धातु का जो ज्ञान है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कॉपर वह पतली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। ठीक है, आजकल धातुओं का प्रयोग पुल, हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है, आजकल धातु का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है आप लोग तो देख ही सकते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, धातु का उदाहरण है आयरन, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक और सोडियम। ठीक है, ये सब क्या है? धातु के उदाहरण है। अगर ये वीडियो तुम लोग पूरा देखोगे तो यकीन मानो कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और आप लोग नोट्स बना भी लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग? धात्विक चमक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक धातु की कठोरता कैसी होती है? अलग अलग होती है। उसके बाद है कुछ धातुओं को पीट पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। इस गुण को आघातवर्धीयता कहते हैं। ठीक है, यदि ऐसी धातु है जिसे हम पीट पीट कर पतली चादर बना दे तो उससे हम कौन सी धातु बोलेंगे? तो उसे हम आघातवर्धीयता बोलेंगे। ठीक है, आघातवर्धीयता। उसके बाद है धातु सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती है। यानी कि धातु होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि उसमें करंट जाता है। ठीक है, जो धातु किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा धातु को आप लोग एक हथौड़ी और कील को मारे, ठीक है, धातु धातु टकरा गया तो देखिएगा कि वहां से ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक, उसके बाद है धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। और ऐसा धातु यानी कि सोना, सोना को आप लोग गलाइएगा और उसे खींचेगा तो तार की तरह खिंचाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कठोर धातु। तो कठोर धातु क्या क्या है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नरम धातु क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम। सबसे अधिक आघातवर्धी धातु है सोना, चांदी। ऊष्मा की सुचालक धातु कौन सी है? तो ये है चांदी और तांबा। सबसे अधिक तन्य धातु है, तन्य धातु है सोना। ऊष्मा की कुचालक धातु है लेड और मरकरी। लेड और मरकरी में एक कुचालक है। ठीक है, लेड और मरकरी में बिजली नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है? धातु के दहन। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु से ऑक्सीजन करके क्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? धातु ऑक्साइड। आ गया समझ में? तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा धातु जो कि ऑक्साइड से अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है उसे हम क्या कहेंगे? उभयधर्मी कहेंगे। तो ये जो था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है? एनोडीकरण। ठीक है, क्या है? एनोडीकरण है। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत
को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, एनोडीकरण के लिए एल्यूमीनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। आगे समझ में आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद है यहाँ पे धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे नोट्स उदाहरण देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। जितना भी धातु है सभी क्रियाशील धातु में क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा सभी धातुओं में। ठीक है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई काला, ऐसा। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापन कर देता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, एक्वाजेरिया। ठीक है, एक्वाजेरिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखो। रोयल जल का लैटिन शब्द यह 3.1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है, ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है। ठीक है, यानी कि ये सोना को भी गलाता है, इतना डेंजर रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। क्या होता है, समर्थ होता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी। धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, धातु की क्रियाशीलता जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्रियाशीलता श्रेणी कहेंगे। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम और पोटेशियम, तो ये चीज़ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा में है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु मतलब कि गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अधातु। तो अधातु क्या है, अधातु की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, अधातु की तुलना में धातुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसका उदाहरण है सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि। ठीक, यहाँ पे कुछ नोट्स देखो। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस होती है या फिर गैस होता है, लेकिन एक ब्रोमीन ही ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में यानी कि पानी की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, धातु, ब्रोमीन को। अब देखते हैं अधातुओं के गुणधर्म। तो अधातु के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अधातुएं आघातवर्धी नहीं होता है, अधातुएं तन्य नहीं होती है तथा वे भंगुर होती है। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि अधातु में करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अधातु में चमक नहीं होती, अधातु जो रहेगा उसमें चमक भी नहीं होगा। अधातुओं के गलनांक एवं कथनांक अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ जल्दी गलेगा भी नहीं और उबलेगा भी नहीं। उसके बाद है अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती है। ठीक, अधातु जो होता है क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आगे समझ में। हेलो,
अब हम लोग देखते हैं अधातु की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ अधातु की अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, धातु की अभिक्रिया होगी। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि धातु प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नोट्स आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट्स। अधातु के ऑक्साइड अम्ल प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातु सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या करती है, धातुएं जो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, आगे समझ में। इसका उदाहरण यहाँ पे देखो और तुम लोग जल्दी फटाफट नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, इसको याद कर ही लेना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके संयोजक हाइड्रोजन बनाती है। क्या बनाती है, संयोजक हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्कृष्ट गैसों के नाम। ठीक, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जिनॉन। उत्कृष्ट गैस का क्या क्या नाम है, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है और जिनॉन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो क्या है, मरकरी। ठीक है, मरकरी जो एक ऐसा धातु है जो हम द्रव अवस्था में पाते हैं। उसके बाद है ऐसी अधातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। तो ऐसा धातु का क्या नाम है, यानी कि ऐसा धातु का क्या नाम है, तो गैलियम और सीजियम। ठीक है, ऐसा धातु है जिसको हम हाथ पे रखेंगे तो बर्फ के जैसे पिघलने लग जाएगा। ठीक है, अगला है ऐसी धातुएं जो चमकीली होती है। तो ऐसा है आयोडीन। ठीक है, ऐसी धातु जो चमकीली होती है तो वो है आयोडीन। ठीक है, उसके बाद है ऐसी धातु जो विद्युत की सुचालक होती है। तो ये है ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है, ग्रेफाइट है जो कि विद्युत की सुचालक होती है और ये एक अधातु है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है एक अधातु है और ये विद्युत की सुचालक है। ठीक, उसके बाद है क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपर रूप। तो अपर रूप क्या है, सो देखो, कार्बन ऐसी अधातु है। ठीक है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, हीरा जो होता है कार्बन का एक क्या अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कौन, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर होता है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है इसलिए सबसे कठोर होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसको गलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है हीरा को। कार्बन का एक अन्य अपरंपरूप यानी कि अपरूप ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसका नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।